अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ऑफ अ सेट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन क्लियर है कि ये सब स्पेस है, यानी लीनियर कम्बिनेशन से बनने वाला एक सेट है, और वो सेट जो है वो हमारी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है, यानी वेक्टर स्पेस की वो सब स्पेस है। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज़ कॉल्ड द स्पैन ऑफ एस। और वो कलेक्शन जो है जिसमें तमाम लीनियर कम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, वो सेट जो है वो हमारे पास स्पैन ऑफ एस होगा। उस सेट का नाम हमने एस रखा है। एंड वी से दैट द वेक्टर्स इन एस स्पैन दैट सब स्पेस, यानी क्लियरली जो एस स्पैन सेट होगा हमारे पास वो सब स्पेस है। इफ़ एस इज इक्वल टू W1 W2 अप टू सॉन WR, देन वी डिनोट द स्पैन ऑफ एस बाय स्पैन ऑफ द सेट और स्पैन ऑफ एस। यानी अगर हमने उस सेट का नाम लिखा हुआ है तो बेहतर यही है स्पैन के आगे ब्रैकेट में उसका नेम लिख लें, वही हमारे पास उसकी कंडीशन को क्लियर करे। अब ये देखें आर्बिट्ररी इसकी एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज मेरे पास अवेलेबल हैं यही एलिमेंट्स W1 W2 और W3। मैंने ये आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर ये हमारे पास कम्बिनेशन बनाते हैं R4 के साथ, तो ये देखें ये मेरे पास लीनियर कम्बिनेशन मैंने लिखी एक W1 W2 W3 और W4, यानी इन तीन वेक्टर्स की जो एडिशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद वो हमारे पास एक और वेक्टर बनता है W4। तो ये मेरे पास कम्बिनेशन बनती है एक रिज़ल्ट 4 वेक्टर, जिसकी डायमेंशन हमारे पास 3 भी हम कह सकते हैं, 4 भी हम कह सकते हैं इसको। और मोर इन जनरल nth टर्म के लिए अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा A1 W1 A2 W2 अप टू सो ऑन AN माइनस 1 WN माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? तो ये लीनियर कम्बिनेशन की जो कलेक्शन होगी, अब ये तमाम W1 से लेके WN तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास एक ही स्पैन के एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल 11 में देखें आर्बिट्ररी यहाँ पर E1 E2 E3 EN अप टू सॉन ये हमने जो है ये लेट कर लिए। अब हम ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि ये भी लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं फॉर RN। तो ये आर्बिट्ररी एक V एलिमेंट लिया हमने, और इसको अगर हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख पाए तो इसका मतलब है V इज़ द एलिमेंट ऑफ RN। RN में किस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इस नोटेशन वाले अप टू सॉन n वाले। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 नंबर्स की बात हो रही है इस फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा कि V इज़ द एलिमेंट ऑफ R3, क्योंकि उसके 3 डायमेंशन है ना। ओके, A B C को हम E1 E2 E3 में लिखना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से लिखेंगे A कांस्टेंट, B और ये C। और आर्बिट्ररी इन A B C's के रिज़ल्ट्स फाइंड आउट करेंगे कि ये कांस्टेंट किसके इक्वल हैं कि हम इनको लिख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की जो नोटेशन है उसमें भी हमने A B C ही कांस्टेंट लिया है, इसलिए यहाँ पर भी ये इसी नोटेशन में लिखे रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये भी हमारे स्पैनिंग का एक एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल 13 देखें। अ स्पैनिंग सेट फॉर Pn। पोलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है 1, ये सेपरेट से पोलिनोमियल है। 1 एक पोलिनोमियल है, x एक पोलिनोमियल है, x स्क्वायर एक पोलिनोमियल, ये अप टू सॉन ये टोटल n पोलिनोमियल्स आ रही हैं। ठीक है, ये n पोलिनोमियल्स हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि चेक करें क्या ये लीनियर स्पैनिंग बनाती हैं Pn के लिए। Pn हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री n। तो
अगर हम इन्हीं पॉलिनोमियल्स को स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इन्हीं पॉलिनोमियल को इस कम्बिनेशन में लिख दें तो ये क्लियरली एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बन जाएगी हमारे पास, विद कांस्टेंट a0 a1 अप टू सॉन an। तो ये क्योंकि एक पॉलिनोमियल का एलिमेंट बन गया है p, और p अब सिंपली कंटेन करता है, या एलिमेंट हमारे पास है p ऑफ n का, इसलिए ये स्पैन में चला जाएगा। ये सारी पॉलिनोमियल्स जो हैं ये हमारे पास इस स्पैन में आ गई। ये तमाम एलिमेंट्स पी एन के जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको स्पैन कर रहा है ये वेक्टर, ये तमाम के तमाम पॉलिनोमियल, इसलिए ये हमारे पास भी स्पैनिंग बना रहा है। एग्जाम्पल 14 देखें, लीनियर कम्बिनेशन। कंसीडर दी वेक्टर्स u एंड v in R3 show that W is a linear combination of U and V। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन इतना ही है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लीनियर कम्बिनेशन के लिए स्टूडेंट्स हम किस कंडीशन को चेक करते हैं, हम चेक करेंगे इस कंडीशन को, क्योंकि यहाँ पे K1 K2 कांस्टेंट लिए हैं, हम ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलें जो नोटेशन ये यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ कर लेते हैं। K1 U प्लस K2 U। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक वेक्टर v है हमारे पास, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और K1 K2 का जो रिज़ल्ट है, जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें K1 और K2 के लिए कुछ न्यूमेरिक नंबर कांस्टेंट मिल जाएंगे तो इट्स मीन ये लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। अगर K1 K2 में से किसी एक का भी आंसर हम फाइंड ना कर सके तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन भी नहीं बनाते। तो देखिए हमने K1 और K2 को मल्टीप्लाई करवाया और फिर इनको ऐड कर लिया, जो नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे थे K1 K2 कंबाइन, क्योंकि फ़र्स्ट नंबर फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड में, थर्ड में। उसके बाद कंपेयर करवा लिया, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, और थर्ड नंबर थर्ड के इक्वल। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं 3। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और K1 K2 हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये वेक्टर थे हमारे, चाहे तो इन्हें डिटर्मिनेंट में चेंज करके सॉल्व कर लें और चाहे तो इनको ऐसे ही इक्वेशन में ही सॉल्व कर लें। तो मैं इनको ऐसे इक्वेशन ही सॉल्व कर रही हूँ। K1 इज़ इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में से मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये रिज़ल्ट मैं पुट कर रही हूँ अपनी सेकेंड इक्वेशन में। -K2 18 दूसरी साइड पे चला गया तो ये मेरे पास -18 बना। एट भी कैंसिल हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 16/8 और ये आ गया 2, यानी K2 का रिज़ल्ट आ गया 2। अब इसे हम अपने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा K1 भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें इजीली K1 और K2 की वैल्यूज़ मिल गई हैं।
इसलिए ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, बस इसे K1 और K2 को वापस इन्हीं की जगहों पे रिप्लेस कर देंगे हम, तो वही हमारे पास हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एग्जांपल का। तो ये देखें, ये हमारे पास हमारा फाइनल W का आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट की तरफ जाते हैं। एंड W प्राइम इज इक्वल टू दिस इज़ नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। तो इसे भी हम सेम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा, ये W प्राइम लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी ये हमारे पास U और ये हमारे पास V। उसी केस में हमने इनको मल्टीप्लाई और ऐड करवा लिया और अब इनको कंपेयर करवा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन -1 और थर्ड इक्वेशन 8 में। अब ये 3 इक्वेशंस बनी है। अब सेम इसी प्रोसीजर से हम यहाँ पर भी इनके रिजल्ट्स फाइंड करेंगे K1 और K2 के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी सबसे पहले यहाँ पर अपनी इक्वेशंस लिखते हैं। यहाँ भी सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 में से K का रिज़ल्ट जो है K1 का वो सेपरेट कर रही हूँ। K1 इज़ इक्वल टू 4 - 6 K2। अब ये रिज़ल्ट मैं पुट करूँगी सेकेंड इक्वेशन में। टू और नेक्स्ट हमारा K1 का रिज़ल्ट +4K इज़ इक्वल टू -1। K2 इज़ इक्वल टू 9/8। ये हमारे पास K2 का सलूशन। अब ये K1 में पुट करते हैं और K1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये कैंसिल हो रही हैं टर्म्स, तो इनको कैंसिल कर दें। -11/4 ये हमारे पास K1 का रिज़ल्ट आ गया। तो देख, K1 का भी रिज़ल्ट आ गया, K2 का भी रिज़ल्ट आ गया। अब लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली तो वो हमें कह रहे थे कि चेक, ये हमारे पास W प्राइम जो है वो बनता है, हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। तो ये मज़ीद चेक करेंगे हम। अब ये K1 और K2 की वैल्यूज़ पुट करके अपनी ही थर्ड इक्वेशन में, जो हमारी ये थर्ड इक्वेशन है ये वाली, अगर K1 और K2 के वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इट्स मीन कि K1 और K2 जो हैं ये हमारे पास करेक्ट कांस्टेंट नंबर्स हैं और ये लीनियर कम्बिनेशन में हमारे पास लिखे जा सकते हैं। तो ये इक्वेशन मैं नीचे ट्रांसफ़र कर रही हूँ यहाँ पे। -K1 + 2K2 इज़ इक्वल टू 8। तो अब इनकी कैलकुलेशन फाइंड करते हैं। -K1 है तो ये आ जाएगा मेरे पास +11/4 + 2K2 है तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/4। मैंने 2 की कैंसिलेशन जो है वो कर ली, ठीक है, 9/4। तो अब ये सॉल्व होकर मेरे पास क्या आएगा, 4, ये आ जाएगा 20, ये तो कैंसिल होकर 5 आ रहा है। 5 इज़ नॉट इक्वल टू
8, यानी ये दोनों वैल्यूज़ सेम आनी चाहिए थी, लेकिन ये सेम नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले कोई से भी ऐसे K1 और K2 हमारे पास नहीं हैं जो इस W प्राइम को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें। इसी से जो ऊपर वाले पार्ट की एग्जांपल थी उसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन आए थे -3 और 2, वो क्लियरली हमारी थर्ड उसी से जो वेरी नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन थी उसको वो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इस फॉर्म में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। इसी वजह से हमें यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि ये W प्राइम लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 15, जिसमें हमने करना है टेस्टिंग फॉर स्पैनिंग, यानी कि वही काम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिटरमिन वेदर V1, V2 एंड V3 स्पैन द वेक्टर स्पेस R3, यानी R3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ये 3 वेक्टर्स जो है ये स्पैन कर रहे हैं, ये हमने चेक करना है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं आर्बिट्री, क्योंकि हमें किसी 4 वेक्टर की नोटेशन नहीं दी गई कि ये 3 वेक्टर्स उसको स्पैन कर रहे हैं, तो आर्बिट्री हमने ये एलिमेंट ले लिया R3 का और हम कहते हैं कि ये वेक्टर जो है ये स्पैन हो रहा है ऊपर वाले 3 एलिमेंट से, और ये इस नोटेशन में K1 अप टू सोन K3 तक लिखा जा सकता है लीनियर कम्बिनेशन में। V1, V2, V3 की वैल्यूज़ लगाई और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लिया, K1, K2, K3 को एडअप किया। अब हमने फाइनली ये इक्वेशंस बना ली, हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया ऊपर क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कि K1, K2, K3 फाइंड करें और चेक करें कि ये लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं। हमें सिर्फ ये चेक करने के लिए कहा गया है कि ये स्पैनिंग बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। ओवर प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू असरटेनिंग वेदर दिस सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज़, यानी कि हम ये जो सिस्टम है, ये जो 3 इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है क्या, ये सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ पार्ट, ये हमारे पास जो ये लिखा हुआ है EG थ्योरम 2.3.8, ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला है जो आपने यूज़ किया हुआ है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो बनाने के लिए। जब आप सॉल्यूशन फाइंड करते थे किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स, यहाँ पे भी, अगर आपकी लास्ट वाली रो 0 हो जाती थी कम्प्लीटली, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनता था, ये आपका जो सॉल्यूशन होता था वो पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज हो जाता था। लेकिन अगर इस 0 की जगह पर कुछ नंबर आ जाता था तो फिर आपका ये सॉल्यूशन बन जाता था इनकंसिस्टेंट। यानी अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का, अगर इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं, तो अगर इस मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन आएगा तो फिर ही हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला सिस्टम जो है ये हमारे पास कंसिस्टेंट है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल है और K1, K2, K3 की वैल्यूज़ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स में से कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और हम K1 और K2, K3 की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। और जब वैल्यूज़ नहीं आएंगे तो इसका मतलब है ये लीनियर कम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। which states that the system is consistent if and only if its coefficient matrix has a non-zero determinant, यानी इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। तो अब इसी लॉ को हम अपने क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, यानी इसी एग्जांपल में भी यूज़ करेंगे कि अगर हमारे कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इट्स मीन ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और हम यहाँ से कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते और ये स्पैनिंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इट्स मीन K1, K2, K3 फाइंड आउट किए जा सकते हैं और ये हमारे पास स्पैनिंग भी पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन में हमें K1, K2, K3 की वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये
हमारे पास स्पैनिंग में एलिमेंट बनता है या नहीं बनता। तो इन दो लॉज को हमने बस यूज़ करना है और ये बताना है कि ये स्पैनिंग एलिमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते। क्लियर। तो अब इस एग्जांपल में भी इस डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे कि ये ज़ीरो है या नहीं है। इसे भी जब इस मैट्रिक्स को भी स्टूडेंट्स आप लोग डिटर्मिनेंट केस में चेक करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, आप चाहे फार्मूला यूज़ करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, चाहे तो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर लीजिएगा। और अब क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, इस वजह से ये हमारे पास स्पैनिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाले जो वेक्टर्स हैं v1, v2, v3 वो R3 को स्पैन नहीं कर रहे। अगर ये नॉट इक्वल टू आएगा, अलबत्ता तो ये इक्वल टू ज़ीरो ही है, यानी अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर जो v1, v2, v3 हमें गिवन है वो रिक्वायर्ड जो हमारे पास वेक्टर है उसे स्पैन कर रहे होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल 16 के क्वेश्चन इजी हैं। ये जब मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊँगी तो आप इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये सिर्फ स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, प्रूफ तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं, वो मैं आपको जब आप हायर क्लासेस में आओगे तब ये आपको करवाएंगे। इफ़ S is equal to V1, V2 up to so on VR and S prime is equal to W1, W2 up to so on Vk, Wk are non-empty sets of vectors in a vector space V, then span of V elements is equal to span of W element। यानी ये दोनों स्पैनिंग आपस में इक्वल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच वेक्टर इन S is a linear combination of those in S prime। यानी इस एलिमेंट से जो लीनियर कम्बिनेशन बने वो जनरेट करें इस सेट के एलिमेंट्स को। और अगेन कन्वर्सली भी होना चाहिए, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इसके एलिमेंट्स को भी जनरेट करते हों। एंड ईच वेक्टर इन एस प्राइम इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दोज इन एस, यानी ये वाइस वर्सा एक दूसरे के एलिमेंट्स को जनरेट करते होंगे तो तभी दो स्पैनिंग आपस में इक्वल हो सकती हैं। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इन ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द गिवन वेक्टर स्पैन R3। तो ये R3 को स्पैन करते हैं या नहीं सिर्फ बताना है, डिटरमाइन करना है हमने। तो कंडीशन क्योंकि हमारे पास है डिटर्मिनेंट वाली, उसी को यूज़ करेंगे और चेक करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स गिवन वेक्टर्स को सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट केस में चेंज कर लेना है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चाहे तो प्रॉपर्टीज़ लगाएं चाहे फार्मूला लगा लें। मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। अब ये देखें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 0 - 3, उसके बाद -2, ऐसा है कि मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रही हूँ, एक्सपेंडिंग बाय C1। तो जब C1 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे तो उसमें क्योंकि 0 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें, जब मैं C1 से एक्सपेंड कर रही हूँ तो ये भी मेरे पास कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म भी एज इट कैंसिल होगी। 0 - 3, उसके बाद नेक्स्ट अब मेरे पास आएगा -0, ये वाला नंबर आ रहा है, ये 0 नीचे जो लिखा हुआ है। तो 0 से तो जब भी हम किसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या फैक्टर आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा, इसलिए मैंने 0 लिख लिया। इसके बाद
इसके बाद वाला भी यहाँ पे ज़ीरो ही लिखा हुआ है, तो वो भी मेरे पास ज़ीरो ही आ जाएगा। सिंपल इसका आंसर आ रहा है -6। -6 आंसर है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है ये स्पैनिंग है। ठीक है, इससे स्पैनिंग पॉसिबल है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब बी सी डी इनमें से ऐसा करते हैं। अब चलें बी वाले को पहले मैं आपको गाइड कर दूँ। बी वाले को भी आपने इसी तरह डिटर्मिनेंट केस में लिखना है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो डज नॉट मेकिंग अ स्पैन, यानी वो स्पैन नहीं है। और अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं आता, इट्स मीन स्पैनिंग, ये स्पैनिंग बनाते हैं। ओके जी, सी और डी में देखिए हमारे पास 4 वेक्टर्स गिवन है, 1 2 3 4। ओके जी, सी वाले पार्ट में एक चीज़ सबसे पहले आप लोगों ने अलबत्ता सिर्फ सी में नहीं, बाकियों में भी इम्पोर्टेंट आपने ये देखना है क्या कोई दो वेक्टर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर या दोनों मिलके कोई थर्ड वेक्टर तो नहीं बना रहे। जैसे यहाँ पे देखें v1 और v2, इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो मेरे पास v4 आ रहा है। कैसे देखें, v1 माइनस v2 करें तो क्या आता है। एलिमेंट्स को डायरेक्ट मैं सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ। 3 - 2 1, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4, 4 - 5 -1। तो ये देखें ये हमारे पास v4 बना रहा है। तो अगर दो वेक्टर मिलकर कोई एक वेक्टर उन वेक्टर्स में से ही बना रहे होंगे तो वो भी क्लियरली हमारे पास स्पैनिंग नहीं बनाते। अब ये v1 v2 v3 v4 ये आपस में स्पैनिंग नहीं बना रहे, क्योंकि दो वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें v4 मिल गई। तो अब जब इस तरह का केस हो कि कोई से दो वेक्टर ऐड होकर कोई थर्ड वेक्टर बनाएं या सब्ट्रैक्ट होकर बनाएं, या लेट्स सपोज यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी मुझे मल्टीप्लाई करवाती मैं और फिर मेरे पास ये केस बनता, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब सिर्फ हमारे पास v3 और ये v4 रह गया। अब कैलकुलेशन जो है वो v3 और v4 के लिए अब जब करेंगे तो हमारे पास अननोन जो है वो कितने हो जाएंगे, 2, यानी k1 और k2। लेकिन इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी उसमें से 3। लेकिन डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्पैन नहीं बना रहा, क्योंकि हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, स्पैनिंग को टेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे भी जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर v3 और v4 को डिटर्मिनेंट केस में भी लिखेंगे तो आंसर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट केस में लिखा जाएगा हमारे पास मटेरियल, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का रिज़ल्ट नहीं होगा। इसलिए भी हम इसको यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, यही एडिशन वाली कंडीशन लिखेंगे और नीचे लिख देंगे neglecting v1 and v2, we only remain with the vectors v3 and v4 which don't span R3। बस इतना आंसर काफ़ी है। अब v1 के लिए देखें, v1 के लिए भी हम यही कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये कोई नंबर, कोई वेक्टर्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर या कोई स्केलर मल्टीप्लाई और होकर तो नहीं एक दूसरे के इक्वल आ रहे। तो v1 जो d वाला पार्ट है उसमें ऐसी कंडीशन नहीं बन रही। क्लियरली हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है। इनको ऐड करके भी चेक करें तो कोई नया एलिमेंट नहीं बनता, सब्ट्रैक्ट करके भी करें तो कोई इनमें से ही यही जो एलिमेंट हैं वो नहीं बनते। अगर इन जो यहाँ वेक्टर्स लिखे हुए हैं इनमें से ही कोई वेक्टर बने ऐड होकर या सब्ट्रैक्ट होकर, तो फिर हमारे पास वो वेक्टर्स, पिछले वेक्टर्स जो ऐड हुए या सब्ट्रैक्ट हुए, वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस डी वाले मैट्रिक्स में से आर्बिट्ररी आपने कोई से 3 लेने हैं, चाहे ये ले लें, चाहे इन तीनों को ले लें, चाहे तो आप यहाँ से v2 v3 v4 को ले लें। कोई से आपने 3 लेने हैं ताकि हमारे पास डिटर्मिनेंट में एक स्क्वायर नंबर्स लिखे जाएं। तो जब आपने वहाँ पे स्क्वायर नंबर्स लिखने हैं और फिर आपने चेक करना है कि इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता।
ठीक है। बाकी वही कंडीशन है, ज़ीरो आ जाएगा तो डज नॉट स्पैन, ज़ीरो नहीं आता तो स्पैनिंग होगी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। सपोज दैट v1 v2 एंड v3 विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन स्पेन v1 v2 v3। अच्छा, अब हम सबसे पहले ए के लिए चेक करेंगे, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। अब ये आपकी एग्जांपल 14 की तरह है, तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखें, हम इन वेक्टर्स को इस तरह से लिखेंगे। स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रही हूँ इनकी। 2a + 3b - c इज़ इक्वल टू 2। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन a - b, c ज़ीरो है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद a ज़ीरो है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, 5b + 2c -7। अब 3 2 1 इज़ इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी हैं, और अब हम इसे सॉल्व करते हुए ए बी सी का रिज़ल्ट जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे कि क्या ए बी सी फाइंड किए जा सकते हैं। अब हम इसको टोटल सॉल्व करना है। ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, और अब इन वेक्टर्स को लिख लेंगे, सिर्फ कांस्टेंट लिखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहला कॉलम बनेगा ए का, दूसरा कॉलम बनेगा बीस का, तीसरा कॉलम बनेगा सीज का। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम अपनी लीनियर इक्वेशन की आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे इस पे। चाहे तो हम यहाँ से इंटरचेंज कर लेते हैं R2 R1 को, तो इंटरचेंज कर लेते हैं पहले R1 R2 को। अब हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 - 2 R1, R4 - 3 R1।
स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे हमारे पास ये चेंजिंग आ जाएगी। R1 तो एज इट आएगी 1 माइनस 1, R2 बनेगी हमारे पास 0 5 माइनस 1, और R4 बनेगी हमारे पास 0 5 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास ये वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं 5 5 वाली। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी प्रॉपर्टी अप्लाई करवा रही हूँ मैं R4 माइनस R2। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब नेक्स्ट जब हम रूल ये वाले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट जो हमारी मैट्रिक्स है उसका रिज़ल्ट बन जाएगा। ये मैं सॉल्व करके आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखें R3 में से 3 कॉमन आ रहा है, R2 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हम टर्म सब कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो रिज़ल्ट इजीली ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए R3 और R4 जो हैं वो सिमिलर हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। R4 माइनस R3 और साथ ही यहाँ पे मौजूद जो R3 है उसे हम ऊपर वाले ऑपरेशंस के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। R2 प्लस R3। R1 में तो अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली 5 लिखा हुआ है, 5 ही ऊपर सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसे अब ज़रूरत नहीं है अभी डायरेक्ट करने की। ये मेरे पास आंसर आएगा 1 माइनस 1 0। यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट रो टोटल हमारी 0 हो गई। हमने कितने कांस्टेंट फाइंड करने हैं 3 A B C। तो इक्वेशंस बनाते हैं और चेक करते हैं क्या अभी भी हमारे पास हमारा रिज़ल्ट पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास 4 इक्वेशंस थी और 3 हमने सोल्यूशन जो थे वो अननोन का रिज़ल्ट फाइंड करना था। अब हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 0 हो गई एक रो, तो हम चेक करेंगे फिर भी क्या रिमेनिंग नंबर्स में से हमारे वेक्टर्स जो आंसर दे रहे हैं हमारे पास अननोन कांस्टेंट के, क्या वो हमारी किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देंगे तो दैट्स मीन वही हमारे पास हमारा रिज़ल्ट होगा। तो पहली इक्वेशन बनी मेरे पास a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3, सेकेंड बनी 5b इज़ इक्वल टू माइनस 5, थर्ड इक्वेशन बनी मेरे पास c इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से b का रिज़ल्ट भी आ गया माइनस 1। अब a माइनस बी इज़ इक्वल टू है 3, तो डायरेक्ट आंसर ये वाला यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये ए का भी आंसर आ गया।
अब जो हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन है उनमें ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि आंसर सेटिस्फाई है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें। अब क्योंकि ये आंसर जो हमने फ़ाइंड किया है ये तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए फ़ाइंड हुआ था, तो अब हमें कोई इक्वेशन ऐसी रहती तो नहीं थी जो हमारे सॉल्यूशन में इस्तेमाल ना हुई हो। ठीक है, इसमें तमाम इक्वेशंस यूज़ हुई थी, इसलिए ये आंसर अगर किसी एक को भी सेटिस्फाई कर देगा तो इट्स मीन ये सेटिस्फाई है। लेकिन जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन एग्जांपल वाले किए थे उसमें हम क्योंकि सिर्फ 2 इक्वेशंस को यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे और डायरेक्टली 2 इक्वेशन से हमारा सॉल्यूशन आ भी जाता था। अब सेम केस यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसमें हमने जब थर्ड इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर फाइंड किया था तो वो किसी में सेटिस्फाई हुआ था, किसी में नहीं। जिसमें सेटिस्फाई हुआ था वो क्लियर आंसर था, जिसमें नहीं हुआ वो नहीं आंसर था क्लियर। ओके जी, इक्वेशन में यहाँ लिखती हूँ। और ये 2 का आंसर आना चाहिए। 4 - 3 + 1 4 - 3 1 1 + 1 2। तो ये हमारे पास क्लियरली ए बी सी के रिज़ल्ट्स हैं जो क्लियर हैं, लिहाजा हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं और ये इसकी स्पेलिंग भी बना रहा है। लेकिन अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाता, यानी हम इस डिटर्मिनेंट से इसका सॉल्यूशन फाइंड ना कर पाते, लेट्स सपोज इस ज़ीरो की जगह पर कोई नंबर आ जाता -3, तो कंडीशन आती है 0 = -3 इज़ नॉट ट्रू। यानी ये सब जो ज़ीरो हैं ये हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, लिहाजा इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, वो वापस इक्वेशंस में पुट करें और वो भी आपका क्लियर आंसर नहीं आता या आंसर आपका पैरामीट्रिक में आता है, तो आपने यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है और जिस पे ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के जो बी सी डी पार्ट्स हैं उन्हें भी इसी मेथड से सॉल्व करके चेक करना है कि ये लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं या नहीं। जो आपका 12 में बी पार्ट है ना 0 0, ये क्लियरली लीनियर कम्बिनेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि 0 0 वेक्टर जो है वो तभी लीनियर कम्बिनेशन बनाएगा अगर तमाम कांस्टेंट ए बी सी ही आपके 0 होंगे तो। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स स्पैन P2। तो ये हमें 4 जो हैं पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने ये बताना है कि ये भी हमारे पास स्पैन करती हैं या नहीं। इन 4 पॉलिनोमियल्स को भी ज़रा गौर से देखें, चेक करें क्या इनकी एडिशन किसी इन्हीं में से के इक्वल आती है, इन्हीं में से किसी वेक्टर के इक्वल आती है, या सब्ट्रैक्शन इन्हीं वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के इक्वल आती है या नहीं आती। चेक करें P1 P2 P2, अगर P1 P3 को सब्ट्रैक्ट करें तो कोई P2 P4 बनी, बिल्कुल नहीं। ओके जी, नेक्स्ट ट्राई अगेन फॉर P1 एंड P4। तो देखें ज़रा, अगर P1 और P4 को मैं माइनस करती हूँ, 1 - × -2, ये क्या आ गया 3, यानी ये पहला नंबर बन रहा है P2 का। ओके जी, अगर मैं यहाँ से अब अगर फर्दर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं -x - × -2x, तो ये क्या बनेगा मेरे पास -x + 2x, तो ये बनेगा पॉजिटिव x। क्लियर, सेकंड नंबर भी बन गया। अब लास्ट थर्ड में चेक करते हैं कि जब हम इससे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी +2 है, ये भी +2 है, दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि P1 - P4 = P2। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो क्या ये स्पैन करते हैं? नो। अगर किसी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें मिल जाए तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये स्पैन नहीं कर पाया। ठीक है, अब हमारे पास ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा और ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ ये 2 वेक्टर्स हमारे पास हैं।
अब क्योंकि हमें इन सब की बात की गई थी कि ये स्पैन करते हैं या नहीं, इसलिए हमारे पास क्लियरली आंसर यही है कि ये स्पैन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले। एफ जी आर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग लाई इन दिस स्पेस स्पैन्ड बाय एफ एंड जी। तो इनके तो कॉस साइन आपको डायरेक्ट पता चल जाएंगे, इसलिए इनको क्लियरली यहीं पे करते हैं। देखें, cos 2x को स्पैनिंग में लिखना है हमने। तो फर्स्टली आया मेरे पास a cos स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर। ऊपर स्पेस कम है इसलिए x मैं नीचे लिख रही हूँ, आपने साइन स्क्वायर के साथ लिखना है। अच्छा जी, cos स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है एक, जो cos और साइन में ओपन होता है, वो ओपन कर दें। यहाँ पे यही ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन नीचे आ गई। अब दोनों को कंपेयर करवा लें, cos स्क्वायर का कोफिशिएंट cos स्क्वायर के साथ और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर के साथ। तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1। इसका मतलब है ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है आपके पास। तो आपने सिंपल क्या करना है, अब इसके पास बाद cos 2x लिखें, a की जगह पे 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और b की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। -1 नहीं लिखें, बस माइनस लगा दें। क्लियर। अब इसी तरह b पार्ट के लिए जब आप लिखोगे, तो क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो जब इसमें आप कंपेयर करवाओगे तो आपका a भी 0 आएगा, b भी 0 आएगा, क्योंकि इसमें cos स्क्वायर साइन स्क्वायर तो है नहीं। इस केस में क्या होगा, जब दोनों कांस्टेंट 0 आ रहे हैं तो ये स्पैन में नहीं आते। ठीक है, तो आपने कहना है नॉट स्पैनिंग। 1, तो 1 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जब 1 इज़ इक्वल टू लिखोगे आप, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यही ऊपर वाला रिज़ल्ट यहाँ नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिज़ल्ट ये नीचे बॉक्स के अंदर आएगा। अब कंपेयर करें तो क्या आएगा आपका, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये भी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, सो ये भी स्पैनिंग है। d भी स्पैनिंग में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन नहीं आएगा, और ज़ीरो टर्म है हमारे पास है यहाँ पे। इससे भी जब हम ज़ीरो से लिखेंगे तो ज़ीरो में भी ओबियसली 0 इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस b। कंपैरिजन करेंगे भी तो ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका भी 0 ही आएगा a b का। तो ओके, ये हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ही करना है, वो मैं आपको सेंड करती हूँ बाद में।